कहाँ तक हुआ था अपना? कहाँ तक हुआ? परावर्तन के अपवर्तन के नियम। चलो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चल रहा है, सही है। फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अपवर्तन के, प्रकाश का अपवर्तन, क्या होता है अपवर्तन? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस विचलन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जाना था इसको यहाँ पर, लेकिन या तो ये अभिलंब के पास में आएगी या फिर अभिलंब से दूर हो जाएगी। ये होता है अपवर्तन। माध्यम कितने होना? तो दो होना। वो जो माध्यम होंगे, है ना, वो सघन हो सकता है या फिर विरल हो सकता है, सही है। ये वाली जो किरण है इसको अपन ने क्या बोला था? तो आपतित किरण। नीचे वाली इसको क्या बोला था? अपवर्तित किरण। ये जो एंगल बन रहा था इसको क्या बोला था? आपतन कोण। और नीचे जो बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। नियम ये बोलता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। फिर अपन ने बात करी कि इसी के कारण जो है अपने को जो है ये कुछ स्थितियां नजर आएगी, है ना। इसकी वैल्यू भी निकालेंगे कि कितना एक्चुअल में डेप्थ है तो कितना आभासी दिखता है, वो भी निकालेंगे। वास्तविक गहराई इसकी क्या है? ये है। लेकिन क्या हुआ? तो ये किसी विरल माध्यम से कहाँ जा रहा है? सघन माध्यम। कहाँ जा रहा है? विरल से सघन में। विरल हवा है, पानी क्या है? सघन है। विरल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और जा कहाँ रहा है? कैंसर में। तो अपन ने क्या पढ़ा है कि आर से डी में जाएगा तो क्या पढ़ा था? बेंज हो जाएगा, बी, है ना। तो ये ट्रिक क्या थी अपनी? आर से जब कहा जाएगा तो बी लगता है, बी का मतलब बेंज हो जाएगा। जाना इसको यहां था लेकिन क्या हुआ? ये अभिलंब के पास में आ गया, बेंज हो गया, अभिलंब के पास में आ गया। तो ये यहाँ है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण जाई तो इसको, जब ये प्रकाश किरण इसके पास दिखेगी तो इसको ऐसा लगेगा कि ये कहां पर है? तो यहां पर है। तो उसको जो वास्तविक गहराई है उसमें कंफ्यूजन होगा। क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। ये किसके कारण हुआ? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। सेम यहां पर भी हुआ, ठीक है। तो ये जो उसके पथ में विचलन हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। फिर हमने बात करी थी कि सघन और विरल माध्यम क्या होते हैं। तो सघन माध्यम और एक क्या था? विरल माध्यम। सघन माध्यम किसको बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? तो रेयरर मीडियम, यही बोलेंगे। ये किसको बोलेंगे? तो हमने ये बात करी कि जब प्रकाशीय घनत्व ज्यादा होगा, प्रकाशीय घनत्व, तो बोल सकते ज्यादा सघन होगा। बोलो, सही है। और प्रकाशीय घनत्व कम होगा तो क्या बोल सकते हैं कि उसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा? तो विरल होगा। लेकिन इसमें एक चीज और देखी थी कि जितना सघन होगा उतनी प्रकाश की गति कम होगी। बोल सकते हैं। तो यदि सघन होगा तो प्रकाश की गति क्या होगी? कम होगी। और यहां पे विरल होगा तो क्या होगा? प्रकाश की गति क्या होगी? ज्यादा होगी। ये अपन पढ़ चुके हैं, सही है। इसका एक और तरीका था बताने के लिए, वो क्या था? तो अब यहां पर अपन ने देखा था कि ये अभिलंब से दूर जा रही है या पास आ रही है। तो जाना इसको यहां था, जाना इसको यहां था, लेकिन हुआ क्या? तो ये कौन सा माध्यम है?
तो सघन है। सघन से कहाँ जा रही है? विरल में। ये कहाँ जा रही है? तो ये विरल से कहाँ जा रही है? सघन में। अपन ने क्या पढ़ा है? तो जब आर से कहाँ जा रही है? डी में, तो बीच में क्या आएगा? बी। बी मतलब क्या होता है? बेंज। बेंज मतलब अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये क्या हुआ? जाना यहाँ था लेकिन प्रकाश की किरण कहाँ आई? यहाँ पर, तो अभिलंब की ओर झुक गई। यहाँ पर क्या हुआ? तो कहाँ से जा रही है? तो डेंसर से कहाँ जा रही है? रेयर में। यहाँ पे क्या लगाया था? तो ए। ए का मतलब अवे। अवे मतलब दूर हो जाएगा, तो अभिलंब से क्या हुआ? तो दूर हो गई। तो जब भी कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इतना बोल सकते हैं? बोल सकते इतना? फिर आगे गए। इसी को अपन ने अपवर्तनांक के संदर्भ में देखा था। अपवर्तनांक क्या होता है? तो अपवर्तनांक किसको बोलते हैं? तो इससे ये पता चलता है, म्यू से डिनोट करते हैं कि प्रकाश की गति उस माध्यम में कितनी है। तो ये किसकी जानकारी देगा? तो प्रकाश की गति के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश की गति के बारे में। तो यदि म्यू का मान ज्यादा है, म्यू का मान ज्यादा है अपवर्तनांक, इसका मतलब कि उसका प्रकाशीय घनत्व ज्यादा है। क्या ज्यादा है? प्रकाशीय घनत्व ज्यादा है। और इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की चाल कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश की चाल कम होगी। यदि म्यू का मान कम है, इसका मतलब प्रकाशीय घनत्व, प्रकाशीय घनत्व क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो ज्यादा होगी। तो यदि म्यू का मान ज्यादा है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? तो सघन बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? सघन। और म्यू का मान कम है तो क्या बोल सकता हूं? विरल। तो यदि मुझे μ1 बराबर 1.25 दिया है और μ2 बराबर 2.1 दिया है, तो मैं यहां से पहचान सकता हूं कौन सा सघन है और कौन सा विरल है। जिसका म्यू का मान ज्यादा वो सघन, जिसका म्यू का मान कम वो विरल। पहचान सकते हैं? तो यहां से अपन पहचान सकते, सही है? पहचान सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। फिर अपन ने क्या देखा कि बहुत सारी चीजों के म्यू के मान होते हैं, है ना। यदि ये आप याद कर लो अपवर्तनांक तो बहुत अच्छा है। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? तो वो होता है निर्वात का। किसका? निर्वात का। कितना होता है? तो 1 होता है। हवा का भी लगभग बराबर होता है, लेकिन ये कितना है? तो 1.003। कितना होता है? 1.003 इतना होता है। यदि हम 3 डिजिट तक भी जाते हैं तो। यदि पूछे वाटर का कितना होता है तो 1.33। यदि पूछे आइस का कितना होता है तो 1.31। यदि पूछे ग्लास का तो 1.5। और यदि डायमंड का पूछे तो 1.42। 2.42 कितना होता है? 2.42। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे म्यू बढ़ेगा वो सघन होते जाएगा। जैसे जैसे म्यू बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश की गति कम होते जाएगी। इतना समझ में आ रहा है? इसका मतलब यदि मैं बोलूं तो वैक्यूम में यदि मैं स्पीड की बात करूं, किसकी स्पीड? लाइट की, तो यहां पर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही की वही किस में होती है? तो एयर में होती है, लगभग उतनी ही होती है। क्यों? क्योंकि बहुत कम फर्क है दोनों में, सही है। लेकिन जैसे ही म्यू का मान बढ़ा, मतलब अब एयर से वाटर जो है वो सघन है, मतलब प्रकाश की गति क्या होगी? तो कम होगी। तो कितनी कम होगी? तो ये मान आ जाएगा इतना। आया समझ में? फिर किस में आया? आइस में, तो ये भी 1.3 है तो लगभग इतना ही आएगा। फिर यदि बात करें ग्लास की तो फिर प्रकाश की गति क्या हो गई? क्यों? क्योंकि म्यू का मान बढ़ेगा। म्यू का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ये कितनी होती है? तो ये होती है 2। कितनी होती है? 2। इसका मान कितना होता है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और डायमंड में कितनी होती है? तो 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको निकाल भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। याद करो तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम एक चीज को पकड़ लो, यदि म्यू बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी। इतना भी पकड़ो, म्यू ज्यादा सघन, म्यू कम विरल। बोल सकते हैं? फिर कुछ नियम भी थे।
पहला अपवर्तन का नियम यह था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। दूसरा यह नियम था कि दूसरा नियम यह था कि यदि कोई माध्यम है तो उसका अपना कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा और कुछ कोण भी होगा, कुछ कोण होगा। तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक और उसका साइन में कोण बराबर होगा दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक और साइन के कोण के। ये कोण कौन सा है? तो आपतन कोण। ये कोण कौन सा है? तो अपवर्तन कोण। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? तो μ1 बटे μ2 निकाल सकते हैं, जो कि कितना आएगा? तो साइन r बटे साइन i आएगा। और ये क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है तो एक कांस्टेंट मिलेगा, तो यहां से अपने को आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। आ रहा समझ में? किसका? एक यदि कोई पूछता है कि आपतन कोण 30 डिग्री का है और जिस माध्यम में जा रही है उनके आपको अपवर्तनांक दिए हुए और अपने से वो पूछ ले अपवर्तन कोण कितना होगा, तो यहां से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो भी आगे करेंगे। इतना समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं, ये जो नियम है इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। किसका? स्नेल का नियम। अपवर्तन के लिए। किसके लिए? अपवर्तन के लिए। यहां तक अपना हो गया था। इसके बाद हम बात करेंगे आगे की। ठीक है? तो जो अपने को अभी तक सीखा है उसको अब ध्यान से देखना, फिर अपन समझेंगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो जो सीखा है वो ये सीखा है कि यदि कोई प्रकाश किरण, ये मैंने बोला जा रही है, सही है, इस किरण को क्या बोलूंगा? तो मैं बोलूंगा आपतित किरण। क्या बोलूंगा? आपतित किरण। और मैंने बोला ये एक माध्यम है जिसका ये सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है? सघन। तो ये आपतित किरण कहाँ जा रही है? तो मैंने बोला सघन से विरल में जा रही है। किस में जा रही है? सघन से विरल में। सघन से विरल में जाती। विरल को क्या बोलते हैं? रेयरर। सघन को क्या बोलते हैं? डेंसर। तो जब डी से आर में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर जाएगी? ए मतलब अवे, मतलब अभिलंब से दूर जाएगी। जाना कहां था इसको? तो जाना था यहां पर। सही है क्या? लेकिन जाएगी कहां? अभिलंब से दूर। तो कहीं ना कहीं इधर जाएगी और यही क्या होगी? तो अपवर्तित किरण होगी। ऐसा बोल सकता हूं मैं? बोलो, ऐसा बोल सकता हूं? इसका मतलब जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे अपवर्तन कोण बढ़ते जाएगा। ऐसा बोल सकता हूं? बोल सकता हूं क्या? बढ़ेगा दोनों। आई बढ़ेगा तो आर बढ़ते जाएगा, आपतन कोण बढ़ेगा तो अपवर्तन कोण बढ़ते जाएगा। सही है क्या? फिर अगले केस में क्या लिया? ध्यान दो। फिर क्या करा? तो यहां पर क्या करा? अब एक अपन ने क्या करा, इसमें और आपतन कोण को बढ़ा दिया। क्या बढ़ गया? आपतन कोण। इसका मतलब अभिलंब से और दूर होगी, तो फिर क्या होगा? तो ये यहां आ जाएगी। सही है? मतलब यदि इधर कोण बढ़ाओगे तो इधर भी बढ़ता जाएगा। सही है? अब मैंने क्या करा, एक केस ऐसा लिया कि ये जो था यहां पर मैंने देखा कि एक कोण ऐसा था जिस पर यदि मैं कोई किरण आपतित करता हूं तो क्या होता है कि ये जो दो माध्यम है, कौन से? तो एक विरल और एक सघन। तो ये जो माध्यम है, इन माध्यमों का जो सरफेस है जहां दोनों मिले हुए हैं, तो एक कोण ऐसा आएगा जिस पर कि ये किरण जो होगी वो इस सतह के समानांतर हो जाएगी। एक आपतन कोण ऐसा आएगा जिस पे अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण सतह के समानांतर हो जाएगी। सही है? और वो जो आपतन कोण होगा उसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रांति। मतलब क्रांतिक कोण किसको बोलते हैं? तो वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। बोल सकता हूं? क्या बोला मैंने? अभी ध्यान से समझना। वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया? आपतन कोण किसको बोलेंगे? तो वह कोण जिस पे अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए?
90 डिग्री। उस आपतन कोण को क्या बोलोगे? क्रांतिक कोण। क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण। यदि क्रांतिक कोण बोलते हैं, जो अभी हमने समझा वो यही है, जब सघन से कहाँ जाएंगे? विरल में जाएंगे, अभिलंब से दूर रखिए। जाना कहाँ था? तो जाना यहाँ था, लेकिन अभिलंब से दूर। लेकिन एक कोण ऐसा आएगा जिस पर ये वाला कोण कितना हो जाएगा? तो 90 डिग्री। और इस कोण को, आपतन कोण को क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण। आ रहा समझ में? समझ में आ रहा है? तो यदि कोई पूछे क्रांतिक कोण क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो क्रांतिक कोण है क्या? तो मैंने बोला वह आपतन कोण, वह आपतन कोण जिस पर, आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण, जिस पर अपवर्तन कोण कितना हो जाए? कोण का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो जब 90 डिग्री हो जाए तो उस आपतन कोण को, तो उस आपतन कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण को क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण को क्या बोलेंगे? क्रांति। उस आपतन कोण को क्या बोलेंगे? क्रांति। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि प्रकाश किरण कहां से जाना चाहिए? सघन से विरल में। ये लाइन भी विशेष है, ये लाइन भी जोड़ना चाहिए। प्रकाश किरण कहां से कहां जाना चाहिए? तो प्रकाश किरण कहां जाना चाहिए? तो सघन से विरल में, सघन से विरल में। इतना क्लियर है क्या? प्रकाश किरण कहां से जाएगी? सघन से विरल में। और वह आपतन कोण जिस पे अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो उसको क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण। क्लियर है? क्रांतिक कोण कितना होता है? अब आपने को क्या निकालना है कि क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? क्या निकालना है? क्रांतिक कोण का मान। चलो निकालते हैं। कैसे आएगा? जितना आता है उससे सब कुछ आ जाएगा। मैंने बोला क्रांतिक कोण का मान निकालना। किसका? क्रांतिक कोण का मान। कैसे निकालेंगे? अब देखो, अपने को क्या पता है? तो अपने को ये पता है कि क्रांतिक कोण किसको बोलते हैं? तो जब यहां पर जो कोण बनेगा, ये कोण कितना हो जाए? तो ये आई बराबर हो जाए किसके? क्रांतिक कोण के। तो ये लाइन कहां जाएगी? तो ये लाइन यहां जाएगी। मतलब ये कितना हो जाएगा? तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण। इसका मतलब कहां से जा रहा है? तो ये भी पता है कि ये सघन से कहां जा रहा है? विरल में। सबसे ज्यादा विरल क्या है? हवा। तो कहां जा रहा है? तो मैंने बोला कि ये विरल क्या है, तो इसको हवा मान लिया। हवा से ज्यादा विरल कुछ नहीं है, निर्वात है। सही है? ठीक है। अब मैंने क्या पढ़ा है? तो मैंने ये पढ़ा है कि स्नेल का एक नियम होता है। क्या होता है? स्नेल का नियम होता है। वो क्या बोलता है? तो वो ये बोलता है कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक और उस माध्यम का कोण, साइन का, वो बराबर होता है दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम के साइन के कोण के। सही है क्या? ये कौन सा नियम है? स्नेल का। अब मुझे इसमें क्या पता है? तो मुझे ये पता है कि म्यू1 क्या है। तो मैंने बोला ये सघन से विरल में जा रहा है, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है। सही है? तो म्यू1 तो मुझे निकालना है। म्यू1 क्या करना है? निकालना है। अभी ध्यान देते जाना। म्यू1 मुझे नहीं पता क्या है, अभी ध्यान देते जाना क्या हो। मुझे निकालना क्या है? क्रांतिक कोण का मान। किसका? क्रांतिक। अब यदि ये हवा, मुझे कंफर्म है कि हवा है, लेकिन ये माध्यम कौन सा, ये अभी मुझे कंफर्म नहीं। ये ग्लास हो सकता है, ये पानी हो सकता है, डायमंड हो सकता है। तो अभी मुझे नहीं क्लियर। मैंने क्या बोलते हैं? वो म्यू है। सघन माध्यम क्या है? तो उसका अपवर्तनांक क्या है? तो म्यू है। ये नहीं, ये मैंने बोल दिया। तो ये क्या है? तो सघन माध्यम का, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, ऐसा बोल दिया। सघन माध्यम का क्या है? अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक। ठीक है। दूसरा म्यू2 क्या है? तो मुझे पता है हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1। तो मैंने यहां लिख दिया ये 1 होता है। सही है? फिर मैंने बोला साइन आई कितना है? तो साइन आई इस केस में साइन सी होगा। साइन सी क्यों होगा? क्योंकि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है। सी मतलब क्रिटिकल एंगल। सही है? चलो इधर से फिर मैंने बोला अपवर्तन कोण क्या होगा? तो मैंने बोला ये तो 90 होगा। ऐसा बोल सकता हूं क्या?
बोल सकता हूं ऐसा। इस वैल्यू को अपन रख देते हैं, इस वैल्यू को अपन यहां रखते हैं, तो जब वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। तो यहां से वैल्यू रखी तो μ1 तो मैंने वैसा ही रखा, साइन आई की जगह में साइन सी लिख सकता हूं, इधर μ1 1 है और साइन 90, बोलो इस पूरे का मान 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि साइन सी की वैल्यू 1/μ1 आएगी। सही है क्या? साइन किसकी? सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू कितनी आएगी? तो 1/ ये लिखा साइन सी की वैल्यू 1/ कितनी आएगी? μ1। μ1 क्या है? सघन माध्यम का अपवर्तनांक। इसका मतलब यदि मुझे यहां से क्रिटिकल एंगल निकालना है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/μ। कैसे निकालेंगे आगे देखेंगे। आप क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अपवर्तनांक, किसका? सघन माध्यम का। किसका? सघन माध्यम। अब मैं बोलता हूं वो सघन माध्यम ग्लास है। क्या है? ग्लास है। इस म्यू की जगह आप क्या रखोगे? ग्लास का अपवर्तनांक कितना होता है? कितना? 1.5। 1.5 को क्या बोल सकते हो? 3/2 बोल सकते हैं, 3/2। तो यहां वैल्यू रखेंगे तो निकल जाएगा, निकलेगा। मान लो वो अपवर्तनांक 1 है, ध्यान देना भी, म्यू की वैल्यू क्या आ गई? 1, मतलब साइन 1 कब होता है? 90 डिग्री। कब होता है? 90 डिग्री। दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिग्री। ये कब होगा? जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में चलिए। यहां से जब भी म्यू पता होगा, जैसे किसी ने बोल दिया कि वाटर का, तो वाटर का 1.33 होता है। कितना होता है? 1.3। यहां पे रखेंगे 1.3। 1.33 को क्या बोल सकते हैं? 4/3। क्या बोल सकते हैं? 4/। तो यहां से वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकालेंगे? उसके न्यूमेरिकल है आगे अपने पास। इतना क्लियर है? तो मैं क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूं यहां से। सही है क्या? अब एक चीज बताओ, ये वो अधिकतम मान है जहां पे क्या हो रहा है, तब ये लाइन यहां हो गई। यदि इससे बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? अब क्या होगा? कितना विलंब से दूर हटेगी? यदि मैं इस कोण का मान, आपतित किरण का मान क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दूं तो क्या होगा? अब क्या होगा? तो क्या होगा? ये जहां से जाएगी उसी माध्यम में वापस, उसी माध्यम में वापस आने को तो परावर्तन बोलते हैं। सही है? लेकिन समस्या यह कि परावर्तन तब होता है जब माध्यम एक हो। यहां पे माध्यम कितने हैं? तो इसको परावर्तन बोले कि अपवर्तन बोले, है ना? तो इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक। और इस पे बहुत सारे कंसेप्ट हैं, वो क्या है ये देखेंगे अपन, बहुत सारी चीजें। इसके पहले अपन इसको थोड़ा सा अपन भी समझ लेते, फिर आगे चलते। इसके पहले अपन थोड़ा सा इसको समझ लेते। मैंने क्या बोला? अब मेरे को निकालना क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या निकालना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसको बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है? कब बोलेंगे? तो जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण से बढ़ जाए। यदि इसका कोण कितना है? तो मैंने बोला कि ये आई है और यही क्रांतिक कोण है, तो अपवर्तन के बाद कुछ ऐसा होगा। सही है क्या? ये होगा। लेकिन अब क्या बोला कि इसके बाद क्या करा? तो इसके बाद अपन ने ये करा कि इसके ज्यादा एंगल पे, इससे ज्यादा आपतन कोण पे किसी प्रकाश की किरण को आपतित करा, और नियम के अनुसार ये होगा कि ये अभिलंब से दूर हटेगी। सही है? तो फिर क्या होगा? तो ये दूसरे माध्यम में जाने की बजाय उसी माध्यम में वापस आ जाएगी, उसी माध्यम में वापस। और इसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं? पूर्ण। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा कब? तो उसके लिए कंडीशन ये है, जो कंडीशन लिख रहा हूं, यदि ये समझ में आए तो बोल देना। क्या ये कंडीशन समझ में आई?
क्या है ये कंडीशन? कंडीशन ये है कि जब आपतन कोण का मान, जब आपतन कोण का मान किससे? क्रांतिक कोण से, किससे? क्रांतिक कोण से बढ़ जाए तब क्या होता है? तो तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। बोल सकते हैं ऐसा? आंतरिक परावर्तन होता है, बोल सकते हैं? बोलो, बोल सकते क्या ऐसा? मतलब जो कोई आपतित किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वह उसी माध्यम में लौट आएगी। इसको बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही है? और उसी के आधार पर क्या होता है? तो उसी के आधार पर ये घटनाएं होती है। कौन सी घटनाएं? तो जो आपके सामने है ये वाली घटना है। पहली घटना को बोलते हैं मिराज। क्या बोलते हैं? मिराज। मरीचिका, हिंदी में क्या बोलते हैं? मरीचिका। क्या बोलते हैं? मरीचिका। दूसरी घटना कौन सी है? तो दूसरी घटना अभी अपने को दिख जाएगी। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और कोई सीधा रोड है तो रोड पे ये भ्रम होता है कि सामने पानी है, लेकिन पास में जाते हैं तो वो पानी नहीं होता। ये भ्रम क्यों हुआ? उसके पीछे कारण क्या है? तो उसके पीछे कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैसे है उसको अपन समझते हैं। ठीक है, कैसे है उसको अपन देखते हैं। तो मैंने क्या करा, ध्यान दो। एक माध्यम सघन से कोई प्रकाश किरण आई और सघन में ही वापस चले गई। तब होगा जब सघन से विरल में जाएंगे तब। मतलब ये जो कोण होगा, ये कोण आपतन कोण में ऐसा बोल सकता हूं कि इससे बड़ा होगा, तभी ये कंडीशन होगी। और इसको क्या बोलेंगे? तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलेंगे। अब यहां पे हो क्या रहा है? अब पहली चीज तो ये है कि रोड पर जब हम जा रहे हैं तो यहां तो हवा है, तो कौन सघन कौन विरल? अभी क्या पढ़ा कि पानी से हवा में जा रही, लेकिन यहां पे कौन सघन कौन विरल। इसको कैसे क्लियर करें? तो वो देखो कैसे होता है, ये इसको अपन समझते हैं। मैंने ये बोला कि यहां पर एक सतह है, ठीक है, और यहां पर कोई वस्तु है। ये मान लो कोई एक पेड़ है, ठीक है। अब क्या होता है? तो गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा गर्म कौन सी चीज होगी? तो पृथ्वी की सतह। यदि वो घास की है तो कम गर्म होगी, लेकिन वो रोड है तो ज्यादा होगी। तो अपने को ये मरीचिका कहाँ दिखेगी? तो रोड पर दिखेगी, घास में नहीं दिखेगी। पहली चीज तो ये, कहाँ दिखेगी? रोड पर। कहाँ दिखेगी? रोड पर। तो गर्मी के दिनों में क्या होगा? तो जो सतह यहां पर है, कहां पर? तो जो सतह ये वाली है, तो इसमें क्या होगा? तो यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, ऐसा बोल सकता हूं। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर कम होते जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां होगा? तो नीचे की सतह पर। फिर ऊपर जाओगे तो थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम। जैसे जैसे और ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर कम होते जाएगा। और जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो कोई चीज सघन होगी कि विरल होगी? पहली चीज तो, यदि कोई चीज है उसको गर्म करोगे तो उसके अणु दूर दूर होंगे, तो क्या होता है? तो जब भी कोई टेम्परेचर बढ़ेगा तो चीज कैसी होगी? विरल। और जब भी टेम्परेचर कम होगा तो चीज कैसी होगी? सघन। इसको ध्यान दो पहले तो गर्मी के दिनों में जब सतह बहुत ज्यादा गर्म होगी तो ये विरल सघन ऐसे काम करेगी। मतलब नीचे वाली सबसे ज्यादा टेम्परेचर है तो विरल हो जाएगी, उसके बाद वाली जो है तो वो सघन जैसी होगी, फिर उसके बाद और सघन होगी, उसके बाद और सघन होती जाएगी। इतना समझ रहे हैं? तो अब क्या हुआ कि यहां से कोई, ये सन से कोई किरण आती है यहां पर। कहां पर आती है? तो मैंने बोला इस पेड़ के ऊपर कोई किरण आती है, सही है। और क्या होगा? तो ये किरण जो है यहां से आती है यहां पर, ये आ रही टकरा के, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? तो ये टेम्परेचर यहां पर कम होगा, तो मैंने इसको क्या बोल दिया कि ये सघन है, और ये वाली लेयर को क्या बोल दिया?
विरल है। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो होता क्या है, तो अभिलंब से दूर रखती, ऐसा होता है। तो ये यहां जाने की वजह थोड़ा इधर झुक जाएगी, सही है क्या? जाना उसको कहां था, तो यहां था लेकिन झुक गई उधर, बोल सकते ऐसा। फिर क्या होगा, तो फिर इसका टेम्परेचर इससे यहां पर कम है, तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि इसका टेम्परेचर यदि यहां कम है तो ये फिर सघन जैसा होगा और ये कैसा होगा, विरल जैसा। इसका मतलब यहां पे जो अभिलंब होगा तो ये और झुक जाएगी, क्या होगा, और झुक जाएगी। ऐसे जब करते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब ये यहां आएगा तो इसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बढ़ जाएगा। उस केस में जो भी प्रकाश किरण आएगी वो प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट जाएगी। और मान लो हम उसको यहां से देख रहे हैं, हम उसको कहां से देख रहे हैं, ये यहां कहीं खड़े वहां से उसको देख रहे हैं। अब अपने को क्या लग रहा है, ये प्रकाश किरण कहां से आ रही, तो यहां से आ रही, सही है। और अपन ने ये सीखा है, अपन ने ये नहीं सीखा कि ये वापस कहां गई थी, अपन ने ये सीखा ये कहां से दिख रही है। तो जब कहां से दिखेगी, तो मैंने बोला ये मुझे यहां से दिख रही है। कहां से दिख रही, यहां से। तो ये पेड़ कैसा दिखेगा, तो ये पेड़ मुझे नजर ऐसे आएगा। मुझे प्रकाश किरण कहां से आती दिख रही है, तो यहां से। तो व्यक्ति को क्या लगेगा कि पेड़ कहां पर है, जमीन पर। कहां पर है, जमीन। क्यों, क्योंकि उसको प्रकाश किरणें कहां से आती दिख रही है, तो नीचे से आती दिख रही है, मतलब पेड़ कहां दिखेगा, नीचे। दूसरा, यदि यहां देखे तो यहां तो कोई पेड़ नहीं दिख रहा है, थोड़ी बहुत सेजो दिख रही है, लेकिन ऊपर की सेजो दिख रही है। ऊपर क्या है, बादल, तो बादल की क्या दिख रही है, सेजो। सेजो कब दिखती है, जब पानी होता है। कब दिखती है, जब पानी होता है। तो फिर ये भ्रम की स्थिति क्या बन रही है कि यहाँ पानी कैसे आया, ठीक है। लेकिन जब वो व्यक्ति वहां जाएगा तो ये जैसे जैसे एंगल चेंज होगा ये चीज वहां नहीं दिखेगी। तो रेगिस्तान में ये क्यों होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे रेत होती है और टेम्परेचर जो नीचे की सतह का बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसे हवा ऊपर आती है तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो सघन विरल, सघन विरल, ये कब होगा, तो ये कब होगा, तो गर्मी में ही होगा। कब होगा, गर्मी, जब अत्यधिक गर्मी होगी तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मरीचिका। क्या बोलते हैं, कहां नजर आता है, तो रेगिस्तान में। कहां नजर आता है, रेगी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं मिराज। क्या बोलते हैं, मिराज। इसको मृग तृष्णा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृग तृष्णा। यदि कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मृग तृष्णा किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना इसी को बोलते हैं। तृष्णा मतलब, इसका मतलब ये होता है कि वो इच्छा जो कभी पूर्ण न हो। तो दिखेगा जरूर पानी है, लेकिन पास में जाने पे वो नहीं रहेगा, तो भ्रम बार बार होगा, लेकिन वो पानी मिलने वाला नहीं है। उसको बोलते हैं मृग तृष्णा। आ रहा समझ में। तो पहली चीज ये है, इसके पीछे का रीजन पूछा जाता है कि इसके पीछे प्रकाश की कौन सी घटना हो रही है। तो कौन सी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कब होगी, तो जब अत्यधिक गर्मी होगी तब। ऐसा नॉर्मल नहीं कुछ दिखने वाला। जब हवा, क्योंकि माध्यम एक ही है, वो चेंज कब होगा, जब नीचे गर्म ऊपर ठंडा, तो सघन विरल होना चाहिए तब। क्लियर हो रहा है, ये पहली चीज। क्लियर हो रहा है। तो ये जो अपन ने देखा, ये दो घटनाओं के पीछे क्या है, ये भ्रम के पीछे क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे हीरे का चमकना। देखा कभी हीरा, चलो उसके पहले इसको देख लो। पहला केस अपन ने ये पढ़ा, इसको बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं, अपवर्तन। दूसरा केस ये पढ़ा कि जब ये प्रकाश किरण का कोण जो है वो क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए तो इसको अपन ने बोला क्रांतिक कोण। ये कोण को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। और तीसरा, जब आपतित किरण का मान क्या हो जाए, तो ये जो आपतित किरण है ये बड़ा हो जाए किससे, क्रांतिक कोण से, तो उसी माध्यम में वापस लौट आएगा। इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी तक अपन ये तीनों कंसेप्ट देख लिए, समझ में आ रहा है। अपवर्तन देख लिया, अभी क्रांतिक कोण देख लिया, और क्या देख लिया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या पूछे जाते हैं,
तो इसमें ही एक एग्जाम्पल है जिसको बोलते हीरे का चमकना। क्या बोलते हैं? हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैसे? उसको देखो। अच्छा, कभी भी अंधेरे में नहीं चमकेगा। क्या होना? लाइट। क्या होना? लाइट। अब क्या दिख रहा है इसमें? तो पहली चीज, इसमें अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन। दूसरा, चमक का कारण यह है कि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कैसे? अभी बताऊंगा कैसे होता है, वो अभी बताऊंगा। तीसरा, इसमें से जो लाइट आ रही ना, उसमें थोड़ा सा कलर भी दिख रहा है, और उसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष का बनना, जब प्रिज्म में से कोई लाइट गुजरता है तो अपने 7 घटकों में विभाजित हो जाता है। कितने रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में? 7। तो ये जो सफेद प्रकाश दिख रहा, जब ये प्रिज्म में से गुजरेगा तो 7 रंगों में विभाजित हो। तो उसके पीछे क्या है? वर्ण विक्षेपण। क्या है? वर्ण विक्षेपण। उससे ही क्या बनता है? तो इंद्रधनुष बनता है। बारिश की छोटी छोटी बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती है, उसमें से जब प्रकाश जाता है तो अपने 7 रंगों में विभक्त। उसके लिए कंडीशन ये है कि व्यक्ति के पीछे सूर्य होना चाहिए, तब दिखेगा। ठीक है। अभी इसमें तीनों हो रही है, अपवर्तन भी हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो रहा है, और वर्ण विक्षेपण भी हो रहा है। किसमें? हीरे के चमकने में। किसमें? हीरे के चमकने में। अब क्या होता है इसको थोड़ा समझो। हीरा क्यों चमकता है? पूछा जाएगा क्वेश्चन, हीरे का चमकना, है ना। दूसरा, अपन ने क्या पढ़ा था कि क्रिटिकल एंगल, इसमें एक मेन वैल्यू किसकी आएगी? तो क्रिटिकल एंगल की। पूरा खेल उसका है। तो ये जो डायमंड होता है, हीरा जो होता है, इसका क्रिटिकल एंगल, डायमंड का क्रांतिक कोण, ये कितना होता है? तो ये बहुत कम होता है। और वो कितना होता है? तो 24 डिग्री। कितना होता है? 24 डिग्री। यहाँ 24.4 लिखा है, ये लो याद कितना रखेंगे? 24 डिग्री। कितना होता है? 24। इसका मतलब क्या हुआ, पहले उसको समझ लो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी चीज का क्रांतिक कोण 24 डिग्री है, कितना है? 24, मतलब ये मैंने लिख दिया 24 डिग्री। सही है। ये टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री। सही है। तो यदि क्रांतिक कोण कम है तो इसके बाद जितनी भी प्रकाश किरणें जाएगी उन सबका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। बोल सकता हूं ऐसा? बोल सकता हूं? ये 24 के बाद यदि कोई प्रकाश किरण 25 डिग्री पे गई, 26 पे गई, जितने भी डिग्री पे जाएगी वो सबका क्या होगा? पूर्ण आंतरिकपन। और उससे कम पे गई तो अपवर्तन होगा। बोल सकते हैं ऐसा? तो ये हीरा जो होता है, इसका ये क्रांतिक कोण क्या होता है? तो बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? उसके 2 रीजन। एक तो इसको काटा ऐसे जाता है कि कहीं से भी प्रकाश आए तो उसका क्रांतिक कोण कम, मतलब क्रांतिक कोण कम होगा तो प्रकाश किरणों का क्या होगा? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। समझ में आ रहा है? कितना होता है? 24 डिग्री। कितना होता है? 24। अच्छा, एक चीज हमने देखी कि इसी का म्यू की बात करें तो बहुत ज्यादा होता है। म्यू कितना होता है इसका? मतलब बहुत सघन है। अच्छा, फार्मूले में जब हमने क्रांतिक कोण का मान निकाला था तो ये कुछ ऐसा आया था, ऐसा कुछ आया था। इसका मतलब म्यू ज्यादा होगा तो क्रांतिक कोण कम होगा। म्यू ज्यादा होगा तो क्रांतिक कोण कम होगा। बोल सकते हैं इसका मतलब ग्लास का म्यू कम है तो क्रांतिक कोण ज्यादा होगा। बोल सकते हैं। तो पानी जो होता है, चलो ग्लास की बात करूं तो म्यू कितना होता है? 1.5। कितना होता है? 1.5। तो इसका जो क्रांतिक कोण आता है वो कितना आता है? तो 42 डिग्री। कितना आता है? 42। इसका कितना है? 24 डिग्री। इसका कितना है? 24 डिग्री। और यदि बात करें किसकी? वाटर की, तो उसका म्यू और कम होता है, तो उसमें क्रांतिक कोण कितना आता है? 49 डिग्री। कितना आता है? 49 डिग्री। तो मैंने ये बोला कि यदि इसका क्रांतिक कोण 24 डिग्री है तो इसके बाद जितनी भी प्रकाश किरणें जाएगी उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। बोलो सही है क्या? सही है। तो यहां पर क्या हो रहा है वो समझो। तो यहां पर एक प्रकाश किरण ऐसे आ रही है,
और इसको कैसे काटा गया है, तो इसकी डिजाइन कुछ ऐसे बनाई जाती है जिससे क्रांतिक कोण जो कम हो और प्रकाश जब भी आए तो क्रांतिक कोण से ज्यादा पे आए। तो अब ये कब हमने पढ़ा है, जब सघन से विरल में जाए। अभी क्या हो रहा है, तो ये बाहर तो क्या है, हवा है, क्या है, हवा है, और जा किस में रहा है, तो अभी तो उल्टा हो रहा है। जा ये क्या है, तो ये क्या चीज है, तो मैंने बोला ये सघन है, अभी उल्टा हो रहा है, कैसा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो ये अभी किस में जा रहा है, विरल से सघन में, विरल से सघन में। अब देखते जाना, जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब के पास आती है कि दूर जाती है, तो देखो प्रकाश किरण पास में आई क्या, ये आई, लेकिन अब प्रकाश किरण कहां पर है, सघन में। अब बाहर आएगी तो क्या होगा, बोल सकता हूं ऐसा, ये माध्यम कौन सा है, सघन, सघन से कहां आएगी, विरल में। अच्छा, जब ये विरल में आएगी तो इस सतह के लंबवत एक क्या होगा, तो अभिलंब होगा, क्या होगा, अभिलंब होगा, और उसका एक क्रांतिक कोण होगा, हीरे का कितना होता है, तो 24 डिग्री, कितना होता है, 24 डिग्री। लेकिन ये जो आपतित किरण है इसका मान इससे ज्यादा है, देखो यहाँ 24 से क्या है, ज्यादा है, तो आपतित किरण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा है, मतलब आपतन कोण क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसको आना क्या था, तो इसको आना यहां था, लेकिन इसका इसी माध्यम में क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये अंदर की अंदर गई, फिर यहां पर आई, फिर इसके लंबवत एक अभिलंब है, इसका क्रांतिक कोण कितना है, तो ये है, फिर आपतित किरण क्या है, तो क्रांतिक कोण से ज्यादा है, फिर क्या होगा इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर कहां गई, तो वापस हीरे के अंदर गई। लेकिन जब इस बार गई तो क्रांतिक कोण से आपतित किरण का मान हो गया कम, अब नहीं होगा, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, अब क्या होगा, अपवर्तन, ये यहां से बाहर निकल गई, समझ में आ रहा है। लेकिन जाने के पहले ये 4 बार टकरा के गई, और इसके अंदर क्या है, प्रकाश, और ऐसी कितनी किरणें आएगी, ये तो एक बोला, ऐसी कितनी आएगी, तो बहुत सारी आएगी, तो बहुत सारी आएगी तो कुछ बाहर जाएगी। तो हीरा हर जगह से नहीं चमकेगा, जब वो एंगल बनेगा तब चमकते दिखेगा, मतलब जब ये प्रकाश किरण बाहर आएगी तब दिखेगा, बाकी तो अंदर ही रह जाएगा। तो कुछ प्रकाश की किरणें क्या होगी, इसमें से बाहर आएगी, बाकी क्या होगी, अंदर ही घूमती रहेगी, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, तो जब ये अंदर प्रकाश घूमेगा तो इसके अंदर एक लाइट होगी और उसी के कारण होगा तो हीरा चमकेगा। लेकिन रीजन क्या है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो पहला रीजन है अपवर्तन, क्या है, अपवर्तन, है ना। ये कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि प्रकाश जा नहीं सकता, तो अपवर्तन होगा। उसके साथ में क्या, अच्छा इससे कम या ज्यादा की कोई किरण आएगी तो पहले ही निकल जाएगी, उसकी बात नहीं कर रहे, चमकेगा किसके कारण, जब उसके अंदर लाइट घूमेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दूसरा क्या रीजन है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कौन सा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये दूसरा। और तीसरा क्या होगा, तो ये जो चमक के साथ में इसमें जो रंग दिख रहा है इसमें क्या होता है, तो वर्ण विक्षेपण, क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। प्रकाश अपने घटकों में टूट रहा है, जैसे इंद्रधनुष बनता है प्रिज्म में, तो इसका डिजाइन कैसा है, तो एक प्रिज्म के आकार, थोड़ा सा वैसा भी है, समझ में आ रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, तो ये अपने रंगों में विभक्त भी हो रहा है, तो वो चमक तो आएगी साथ में, लेकिन वो चमक में रंग भी दिखेंगे आप, आ रहा समझ में आ रहा। तो ये क्या हो रहा है, तो हीरे का चमकना जब भी आएगा तो उसके पीछे रीजन क्या होगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, साथ में ये भी चीजें हो रही है, लेकिन मेन रीजन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो समझ सकते हैं, आ रहा है इतना समझ में। तो यहां तक आ गए हैं, अपवर्तन वाला पाठ जो है वो लगभग हो गया। अब क्या बचा, तो वर्ण विक्षेपण अभी जो देखा वो क्या होता है, उसके बाद क्या देखेंगे, तो प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग, है ना। जैसे कोई पूछे कि बादल सफेद दिखते हैं लेकिन आसमान नीला दिखता है, दिखता है, तो उसका क्या कारण है, तो उसका कुछ तो कारण होगा। फिर यदि कोई पूछे कि एक ही सूर्य है लेकिन सूर्योदय के समय लाल दिखता है और दोपहर के समय सफेद दिखता है, कुछ तो कारण होगा, उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण। तो उनके पीछे कारण क्या है, तो क्योंकि चैप्टर हमारा लाइट चल रहा है तो सब कुछ ना कुछ प्रकाश की घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाओं का अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है इतना, इसके आगे का अपन कल करेंगे। क्लियर है।